एक बार एक व्यक्ति एक रेड लाइट एरिया में जाता है, रेड लाइट एरिया के कोठे में जाता है। वहां का दरवाजा खोलकर जैसे सामने देखता है तो सामने लगभग 20 अलग-अलग महिलाएं हैं जो कि काफी सुंदर दिखाई दे रही थी। उन महिलाओं में से एक महिला को चुनने की उसको आजादी थी, क्योंकि वह उन महिलाओं का रुपया यानी कि पैसा पे किया हुआ था, पेमेंट किया हुआ था। वह बड़ी से बड़ी महिलाओं को देख रहा था और बहुत गौर से देख रहा था और उनमें से किसी एक का उसको चुनाव करना था। जैसे ही एक महिला पर उसकी नजर पहुंचती है तो उस महिला की आंखें झुक जाती है। उस महिला की झुकी हुई नजरों को देखने के बाद वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि यह चेहरा तो कोई जाना पहचाना सा लग रहा है, क्योंकि उसके पहनावे ओढ़ावे, उसके कपड़े, सबसे पहले शायद उसने इस तरह से कभी उससे देखा नहीं था। वह इस महिला का चयन करता है और उसे कमरे के अंदर लेकर जाता है। जब उससे बातचीत करता है तो पता चलता है कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी ही धर्म पत्नी है, उसकी ही बीवी है। अपनी ही बीवी को उस रेड लाइट एरिया की कोठी में देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे, कहाँ से इसको यहाँ से छुड़ाएं, कैसे यहाँ पर आई, कैसे पहुंची। बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में थे। जवाब कुछ जानने की कोशिश में था और जब सवालों के जवाब जानता है तो वह एक ऐसा कदम उठाता है जो कि आप सुनेंगे तो आप भी शायद उसको जो है सैल्यूट करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी महिला से छोटी गलती हो जाती है तो जाने या अनजाने में तो उसके गलती माफ नहीं होती है, बल्कि पुरुषों की गलती की बात कहें तो नजरअंदाज कर दिया जाता है। मगर इस पुरुष ने उस महिला की तमाम गलती को नजरअंदाज करते हुए जो कदम उठाया, बाकी सैल्यूट वाला कदम उठाया। यह सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु की। दरअसल दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल है, जो कि बेंगलुरु शहर का रहने वाला है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी ने उसको एक असाइनमेंट के लिए बुलाया था। मुंबई में बुलाया गया था कि आपके यहाँ पर आना है कुछ समय के लिए। अभी 2 या 3 महीने ही हुए थे उसकी शादी को। अपनी पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी का जिस कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी का मामला था, आखिरकार उसको जाना ही पड़ता है। जब वहां पहुंच जाता है तो 1-2 हफ्ते काम करता है। कहता है कि क्या तुम अपनी पत्नी से कहता है क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी? जैसे ही यह बात अपनी पत्नी से कहता है तो उसकी पत्नी एकदम खुश हो जाती है, खिलखिला जाती है। बचपन का जो उसका सपना होता है, मुंबई जाऊंगी, वहां जाकर के देखो, आज तक मैं सिर्फ मुंबई को टेलीविजन पर ही या फिर फिल्मों में ही देखा है, साक्षात देखने को मिलेगा तो कितनी अच्छी बात है। जब अपने पति से इस तरह की बातें सुनती है और करती है तो उसका पति कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है। 7 अक्टूबर 2011 का तुम्हारा रिजर्वेशन करा दिया गया है, 16 तारीख को ट्रेन मिलेगी। आप आराम से बेंगलुरु से मुंबई का सफर पूरा करके सीधा मुंबई के लिए आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह दिन भी आता है और जब दिन आता है तो वह घर से कुछ तैयारी के साथ सीधा बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और अपनी निर्धारित ट्रेन अपने निर्धारित समय पर आती है और निर्धारित ट्रेन में निर्धारित बर्थ पर जाकर बैठ जाती है और सबसे पहले फोन करती है अपने सास ससुर को। कहती है कि मम्मी पापा मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और लगभग 1000 किलोमीटर का एक ये सफर है, 16-17 घंटे में पूरा हो जाएगा और मैं साहिल के पास पहुंच जाऊंगी। पहले फोन जो है हो चुका था, दूसरा फोन वह अपने पति को करती है। अपने पति से कहती है कि जी मैं ट्रेन में के अंदर बैठी हूँ और मैं जल्दी ही आपके पास पहुंच जाऊंगी, आप परेशान मत होना। तो साहिल कहता है कि परेशान मुझे नहीं, परेशान तुम मत होना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से ज्यादा बातचीत मत करना, अपने सफर पर ध्यान देना और कोई ऐसी वैसी चीज मत किसी को कहने में और करने में खा लेना। ये सारी बातें अपनी पत्नी को समझाता है, समझाने की कोशिश भी करता है। अब ट्रेन यह मुंबई के सफर के लिए चल पड़ती है। जैसे ही मुंबई के सफर के लिए ट्रेन चल पड़ती है तो जिस बोगी में जो बर्थ पर वह बैठी हुई थी, सामने वाली बर्थ पर 2 व्यक्ति बैठे हैं, एकदम अनजान व्यक्ति, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे थे। मगर धीरे धीरे जब सफर आगे की तरफ चलता है तो वह दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेते हैं, एक दूसरे से परिचय लेते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, इस तरह की बातें करते हैं। यह महिला किसी से बातचीत भी नहीं कर रही है। नाम इसका तानिया है। तानिया की
बातचीत नहीं कर रही थी। तो बात जो है उन दो वो लोग धीरे-धीरे बात करने का जो है सिलसिला जारी करते हैं अपने हिसाब से, या फिर अपने पति साहिल के जो है साहिल से अपना बताती है कि अब इतने किलोमीटर का सफर रह चुका है, अब मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। खिड़की के बाहर झांक के बताती है कि देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, वैसा दिखाई दे रहा है। इस तरह से उसका जो सफर था वह कट रहा जो है कटने लगता है, और जैसे जैसे आगे ट्रेन बढ़ रही थी तो उनकी दो जो व्यक्ति जो कि उसके बर्थ के ठीक सामने बैठे थे, उनके में से एक व्यक्ति कहता है, बहन जी लगता है कि आज पहली बार आप ट्रेन में सफर कर रही हैं, क्योंकि वह खुश होकर अपने पति साहिल से हर चीज बताती है। वह भी मुंबई का, तो कहती है हाँ मैं ट्रेन में बहुत चढ़ी हूँ, लेकिन पहले मुंबई का सफर पहली बार ही कर रही हूँ। तो बोलते हैं आप परेशान बिल्कुल भी मत होना, कोई भी चीज की जरूरत हो तो हम भी मुंबई की तरफ ही जा रहे हैं, हम आपका मदद कर देंगे, हमसे शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही बातचीत चल रही थी, कुछ खाने पीने की चीज थी उनके पास, वह खा रहे थे। उनका वो लोग बोलते हैं बहन जी आप भी खाइएगा, तो मना कर देती है कि नहीं मुझे नहीं खाना है, क्योंकि उसका पति मना किया था। लेकिन जब आगे वक्त गुजरता है, 16 घंटे का सफर था, किसी भी अनजान व्यक्ति से लंबे सफर में जब कोई मिलता है तो आराम से बातचीत जब होगी तो जाहिर सी बात है कि दोस्ती भी हो जाएगी। उधर तो उन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी, और उन दोनों ने स्थानीय से ही कहीं न कहीं जान पहचान बना लिया था। उन लोगों की नजर इस तानिया के सामान पर पड़ती है, तो आखिरकार तानिया की मजबूरी बन जाती है उससे उसके जो है उनसे बात करने के लिए, भाई साहब आप भी समय से अपना जो है सामान ले लीजिएगा। वह बात उन दोनों व्यक्ति से करती है, व्यक्ति भी उसके सामने लेकर खाने लगते हैं। कुछ देर के बाद कुछ सामान वह भी लेते हैं, तो वह भी जो है तानिया की तरफ बढ़ा देते हैं। तानिया सोच विचार करती है, लेकिन फिर भी सोचती है ये लोग क्या करेंगे, चलो खा लेते हैं। कुछ तानिया भी खा लेती है। लगभग 150 किलोमीटर के आसपास अभी बस मुंबई बाकी था, यानी कि 1000 किलोमीटर में से साढ़े साढ़े 800 किलोमीटर का सफर तय हो चुका था। तानिया अपने पति साहिल को फोन मिला रही थी कि मैं अभी आपसे 150 किलोमीटर दूर हूँ, तो कहता है कि तुम परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ जाऊंगा। बस इतना यह फोन था। उसके बाद यह दोनों व्यक्ति कहते हैं, लेकिन यह दो व्यक्ति जो है चाय मंगाते हैं साथ में, जिससे पूछते हैं चाय पियेंगी, तो ये मना कर देती है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती तानिया को ये लोग चाय पिला देते हैं और खुद भी चाय पी लेते हैं। जब तानिया चाय पी लेती है तो एकदम बेहोश जैसी हालत हो जाती है, उसको नींद आने लगती है। लगभग 2 या 3 घंटे के बाद जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि तानिया अब ट्रेन के किसी बोगी या बर्थ के अंदर नहीं बैठी थी, बल्कि वह एक कार के अंदर बैठी थी। उसकी आंखें खुलती हैं, वह आंखें खोलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह बेहोशी जैसी हालत में थी, ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन उसको वहीं दोनों व्यक्ति कार के अंदर दिखाई देते हैं, और एक व्यक्ति और था जो कार चला रहा था। वह एक व्यक्ति है, उसको जो है देखती है तो वह बिल्कुल अनजान था, अनजान लग रहा था। उसके साथ कोई न कोई घटना अनहोनी हो चुकी थी। वह सोच रही है मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ से तुम लोग यहाँ लेकर आए हो। इससे पहले कि वह कुछ बातचीत करती, उसको जोर का एक थप्पड़ पड़ता है और कहा जाता है कि आवाज निकाली तो और पिटाई होगी, इसीलिए चुपचाप पड़े रहो, क्योंकि उस चाय में कुछ नशीला पदार्थ इन लोगों ने मिला दिया था। उसको पीने के बाद, उसकी चाय को पीने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई थी, वह विरोध करने जैसी कंडीशन में भी नहीं थी। वह लगातार गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलते चलते पहुंच जाती है एक ऐसे इलाके में जहां पर जब रेड लाइट एरिया होता है, जब वो कार से उस जगह पर लेकर उसे जाया जाता है तो उसकी हालत चलने लायक नहीं थी, लेकिन उन दोनों ने ऐसे जो है उसको पकड़कर लेकर जाते हैं। वाकई वह उस महिला जो है बीमार जैसी हालत हो जाती है। ठीक ट्रेन में शायद उन्होंने उसको वैसे ही जो है नशीला चीज पिला दिया होगा। स्टेशन से उसका पति उसको लेने आता है, अंदाज से निकला होगा जिस घर की परिवार की कोई परिचित महिला हो। अब वह सीधे पहुंच जाते हैं उस रेड लाइट मुंबई के एरिया में, लाइट एरिया की एक कोठी पर, और वहां पर दो महिलाएं बैठी हुई थी। उनमें से जो एक महिला थी उसको बेचने की आखिरकार सौदा का तैयारी हो रहा था, और सौदा हो जाता है। 45,000 रुपए में दोनों व्यक्ति वहां से बेच के इसे रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। वह महिला उसे जो है हल्का हल्का उसे होश आने लगता है, और वह जो है गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है और रहम की भीख मांग रही थी उन दोनों से।
भी वह जो है फूट-फूट कर रोने लगती है। वह वहाँ से लात मार के उसे निकल जाते हैं। एक कोठी पर मौजूद थी और कोठी में जो है उसको बहुत सारी महिलाएं नजर आने लगती हैं। कितनी ही लड़कियां थी जिन्होंने अपने लिबास भी ऐसे पहने हुए थे जिसे देखकर कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाए। अब उस महिला को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है क्योंकि वह विरोध करने पर उतारू हो गई थी। वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसीलिए उसको बांध कर कुर्सी पर रखा जाता है और उसे चिल्लाने का जो है नसीहत नहीं दिया जाता है। उसका मुंह भी बंद कर दिया जाता है। 7 अक्टूबर को वह घर से चली थी। अब यह 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर इस तरह से एक-एक दिन गुजरने लगता है और धीरे-धीरे करके लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं। उधर उसका पति रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। काफी इंतजार करने के बाद उसकी पत्नी उसको वहां दिखाई नहीं देती है। वह बहुत परेशान हो जाता है, फोन करता है तो स्विच ऑफ अब जो है फोन आता है। अपने माँ बाप से पूछता है और जाकर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को सूचना भी दिया जाता है। उसके बाद उसका पता नहीं चलता है। अपनी पत्नी की जो है वह कॉल डिटेल निकलवाता है, एफआईआर दर्ज करवाता है, तमाम कोशिश करता है अपनी पत्नी को तलाश करने की ताकि उसकी पत्नी मिल जाए। सीधा वह बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर जाता है और जाकर वहां के सीसीटीवी चेक करता है। तो उसमें दिखता है कि बाकी उसकी पत्नी तो रेलवे स्टेशन के जो है पर गई थी और ट्रेन के अंदर तो बैठी थी, लेकिन है तो है कहाँ? तमाम कोशिश कर रहा था। उधर उसकी जो पत्नी थी उसको टॉर्चर किया जा रहा था। रोज उसको मारा जाता था, रोज उसको पीटा जाता था, रोज उसको खाना भी नहीं दिया जाता था और जिसने जो है उसको जितनी हैवानियत थी उसके साथ हो रही थी, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा मेरे साथ होगा। जब धीरे-धीरे दिन गुजरने लगता है, उस कोठी की जो मालकिन है सुनीता पुजारी उससे कहती है कि बहुत दिन हो गए, यदि आज तुम तैयार होकर ग्राहक के लिए तैयार नहीं होती हो तो फिर तुम्हारा वह हश्र किया जाएगा जिसका तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लड़कियों को इसको समझा दो कि पहले से वहां लड़कियां काम कर रही थी, उन लड़कियों को कहा जाता है कि इसको समझाओ। वह लड़कियां कहती है कि तानिया मान जाओ क्योंकि आप यहाँ से तुम्हारे जाने का रास्ता बंद हो चुका है। अब तुमको यहीं पे रहना है, यही काम करना होगा। अब तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता है, कोई तुम्हारी जो है यहाँ पे सांस टूट जाएगी। तान्या भी ऐसे कपड़े पहनने को स्वीकार कर लेती है जिसको कपड़े को देखने के बाद कोई भी पुरुष उसकी तरफ उत्तेजित हो जाए, आकर्षित हो जाए। और आज हम 2022 महिलाओं में से तानिया का नंबर था क्योंकि ग्राहक ने तान्या को ही पसंद किया था। तान्या को लेकर वह कमरे में जाता है और जाने के बाद जैसे ही वह अंदर के दरवाजा कुंडी मारता है तो वह तान्या गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है और वो रोती भी ऐसे है जिसे कमरे से उसकी आवाज बाहर नहीं जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे और वह रो रही थी। रोते हुए पैर जो है ग्राहक था उसका पैर पकड़ के कहती है, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसे यहाँ पर चल के नहीं आई हूँ। पति साहिल है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। मुझे तो सिर्फ यहाँ मुंबई घूमने के लिए आना था। किसी ने मुझे चाय में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया और मुझे यहाँ पहुंचा दिया। वह अपनी परेशानी, अपना दर्द जब बयां करती है तो उस व्यक्ति ने, हालांकि कोठे पर आने वाला व्यक्ति कभी शरीफ तो नहीं होता है, नहीं हो सकता है, इसीलिए उस व्यक्ति ने इंसानियत का परिचय देते हुए कहा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जब बात मदद करने की आती है तब वह कहती है कि मुझे मेरे पति के से बात करा दो। उधर उसका पति अपनी पत्नी को तलाश करने की तमाम जो है कोशिश कर रहा था। आखिरकार सोच भी रहा था कि सफर शुरू होता है तब फोन आता है। सुबह शाम रोज फोन करती है, अब फोन आता भी नहीं है, फोन स्विच ऑफ हो रहा है, लेकिन जो है वो है कहाँ, कहाँ चली गई है। जब एक 16वें दिन जब एक अनजान नंबर से फोन आता है साहिल के पास और आवाज आते ही रोते हुए तान्या कहती है, तान्या बात कर रही हूँ, मैं तान्या हूँ, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ नहीं रहना है। जब पूरी कहानी कुछ बातचीत सुनता है तो वह कहता है कि तुम हो कहाँ, पर वो बताती है मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मैं कमरे में हूँ, कोठे पर हूँ, रेड लाइट एरिया में है, वह इलाका कौन सा है, सारी जानकारी। जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति अभी उसकी मदद कर रहा था, वही व्यक्ति उसको सारी जानकारी देता है। क्या करूं, उसको कैसे बचाऊं। जब बात जो है बचाने की आती है तो वह कहता है पुलिस के पास जाऊं, पुलिस वहां पर छापा मारेगी, कोठे से मेरी पत्नी को ये लोग गायब कर देंगे, कुछ उसको नुकसान पहुंचा दिया जाएगा, तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं करता है और वह सीधा बाजार
बजाय पुलिस की मदद लेने के सीधा पहुंच जाता है ग्राहक बनकर इस कोठी पर। और इस कोठी पर जाने के बाद तब वह पुराना ग्राहक जा चुका था। अब नए ग्राहक साहिल बनकर आता है और उन महिलाओं में से तलाश करता है, अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश करता है। हर महिला को रिजेक्ट करते जाता है, यह नहीं चाहिए, यह नहीं चाहिए, यह नहीं चाहिए। जब नंबर आता है तान्या का, एक लड़की जो नई वाली है, उसको बुलाओ, कोठे वाली बोलती है। तो वह अपनी पत्नी को देखकर हैरान था, परेशान था और सीधा कहता है मुझे यही लड़की चाहिए। उसको लेकर वह कोठी के अंदर चला जाता है और उसकी पूरी कहानी सुनता है कि आखिरकार यहाँ कैसे पहुंची। वह अपनी पत्नी से नाराज नहीं होता है और बोलता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जरूरत है हमें जो है कुछ करने का, और ये लोग हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी बैठे बैठे साहिल को एक तरकीब जो है सूझती है। वह पुलिस स्टेशन तुरंत कंट्रोल रूम को फोन करता है। पूरी कहानी 7 अक्टूबर से गायब होने से लेकर अभी तक पूरी कहानी बताता है। बताते बताते कहता है पुलिस को कि मेरी पत्नी रेड लाइट एरिया में जो है फला कोठे पर फला रूम में है, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस भी काफी अपना तेजी दिखाती है और सैल्यूट है मुंबई की पुलिस को कि वह जो कोठे पर 2 महिलाएं थीं उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया तुरंत ही आकर, और उनके मदद से उन दोनों के साथ साथ 2 और व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। इन दोनों और इन चारों की मदद से उन दोनों दलालों को भी कई दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, बाकी साहिल ने बहुत ही अच्छा, बहुत कुछ ही इंसानियत का बहुत नेक काम किया है और बहुत कुछ सिखाया है। उसने अपनी पत्नी की जिंदगी को बचाया। कोई भी अगर व्यक्ति होगा तो शायद अपनी पत्नी की इतनी छोटी सी बात को देखते हुए उस पर तमाम तरीके का आरोप लगा सकता है कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहोगी, मुझे जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे चले जाओ। लेकिन साहिल इंसानियत का परिचय देते हुए अपनी पत्नी को बचाया ही नहीं, कई लड़कियों को भी उसने बचाया। दोस्तों, बाकी किसी व्यक्ति ने सैल्यूट का काम किया है तो सैल्यूट का हकदार है साहिल। और मैं आपको जाते जाते आपको एक बात बता दूं कि आप कहीं भी सफर में जाएं, सामान न खाएं किसी दूसरे से बातचीत करने की कोशिश ना करें। जैसा कि इन दोनों दलालों ने तान्या को नुकसान पहुंचाया था, वह तो अच्छा है कि उसके शौहर ने, उसके पति ने उसको बचा लिया। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग भी ऐसे किसी चंगुल में न फंसे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए ऐसे ही।